नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार की ओर से कराई जा रही 1984 सिख दंगों की एसआईटी जांच को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिखावा करार दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विज्ञापन के तौर पर पीएम मोदी को इस बाबत खुला पत्र लिखा है। 1984 के सिख दंगों के मसले पर गठित एसआईटी के मसले पर केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन में खुला पत्र छपवाकर कई सवाल पूछे हैं। कई अखबारों में दिल्ली सरकार का प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक खुला पत्र छपा है। इसमें केजरीवाल ने सिख दंगों की एसआईटी जांच पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार ने एसआईटी का गठन 12 फरवरी 2015 को किया। उसे रिपोर्ट 12 अगस्त 2015 को देनी थी, लेकिन एसआईटी एक भी मामला खोलने में असफल रही। लोगों के मन में ये आशंका है कि ये एसआईटी सिर्फ एक दिखावा है। यही काम जो आज से 1.5 साल पहले शुरू होना चाहिए था, वो काम ये अब शुरू करने को बोल रहे हैं। उसके बाद भी इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर दे दिया। ये एडवर्टाइजमेंट देके विक्टिम्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विक्टिम्स के नाम एड्रेस इनके अपने पास है। अगर ये सेंट्रल सरकार सीरियस हो तो अब तक तो ये पूरे के पूरे 237 केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकते थे। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए पूछा है कि क्या केजरीवाल के कैबिनेट में एक भी सिख मंत्री है। केजरीवाल ने सिख परिवारों की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए, साथ ही दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का आरोप भी लगाया। अगर ये सिखों के इतने हिमायती हैं, अगर ये सिखों को कुछ देना चाहते हैं, 67 लोगों की इनकी सरकार आई फुल मेजोरिटी में, क्या एक भी सिख को इन्होंने मंत्री बनाया दिल्ली के अंदर? वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दिल्ली में उन्होंने सिखों के लिए क्या कुछ किया है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सिख दंगा मामले में गठित एसआईटी को लेकर दिए गए दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन से पंजाब की सियासत में उबाल आ गया है। ताजा विज्ञापन के मसले पर श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल सरकार को निशाने पर ले लिया है। 84 के सिख विरोधी दंगा मामले की जांच के लिए केंद्र की तरफ से गठित एसआईटी के मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार के विज्ञापन ने पंजाब की सियासत को गर्मा दिया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक केजरीवाल सरकार के कदम को एकदम सही ठहरा रहे हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर के मुताबिक वो केवल केंद्र को याद दिला रहे हैं कि उन्हें एसआईटी की कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। होम मिनिस्टर ने अपनी एसआईटी बना दी। जो सेंटर की एसआईटी बन गई सी, स्टेट की एसआईटी का कोई फंक्शन नहीं सी रह जाता। इसके बावजूद भी केजरीवाल साहब ने उन्होंने रिमाइंड कराया भी तो हाँ 2 बारी अगे डेट एक बारी एक्सटेंड भी की एसआईटी की। सेंटर वाले ना बनाते तो केजरीवाल साहब ने सारा कुछ लोगों के सामने ले आना सीगा। पंजाब के डिप्टी सीएम ने कहा कि केजरीवाल खुद आई वॉश हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जनहित का एक भी काम नहीं कर पाई है। आई वॉश वो तो कहना सिटो आई वॉश है। मैं कहना केजरीवाल आई वॉश है। मैं कहना इन्हें एक चीज निशान नहीं दस दे जिहड़ी चजदी काम कीता होए। वही डीएससीएमसी अध्यक्ष ने सिख विरोधी दंगा मामले में केजरीवाल को सियासत करने से बाज आने की नसीहत दी है। जिस कांग्रेस ने 32 साल हमारे को इंसाफ नहीं लेने दिया, आप उस कांग्रेस की सपोर्ट लेके आप हमें इंसाफ देने की बात करते हो। केजरीवाल जी को मैं मेहरबानी करके कहता हूं कि पंजाब की इलेक्शन को देखते हुए इस पे सियासत में। वही कांग्रेस का कहना है कि विज्ञापन देने की बजाय केजरीवाल साहब अदालत के अंदर मदद करके दंगों के दोषियों को सजा दिलाने का काम करें। केजरीवाल ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि बजाय उस को भी इस ते राजनीति ना करन, पंजाब के इलेक्शनां ਨੂੰ मुख रख के ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, बल्कि सॉलिड इस ते कोई अमल करन। कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ और ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ है। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके का कहना है कि कांग्रेस का समर्थन लेने वाले उनको इंसाफ नहीं दिला सकते। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया।
पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने वाला कहा है। सुखबीर सिंह बादल के मुताबिक केजरीवाल ने झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं किया। पंजाब के डिप्टी सीएम ने कहा है कि केजरीवाल सबसे झूठे व्यक्ति हैं और उनकी पॉलिसी को आम आदमी समझ गया है। पंजाब को मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल सरकार कभी विज्ञापन जारी करती है तो कभी पंजाब सरकार को घेरने के लिए कोई ना कोई नया मुद्दा उछाल देती है। इस बीच आम आदमी पार्टी डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के आंख की किरकिरी बनी हुई है। सुखबीर बादल ने कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया है। डिप्टी सीएम की माने तो केजरीवाल के सत्ता संभालने के बाद से दिल्ली के लोग परेशान हैं। सब तो झूठा केजरीवाल है, कहता कुछ है करता कुछ है, एंटी पंजाब है। इन्हें कंप्लीटली जो जिस इमेज नाल जिस भरोसे नाल दिल्ली दी जनता ने उन्होंने वोट किया सी वो भरोसे दे बिल्कुल उल्ट गया। हुणी एमसी दे इलैक्शन होए सी 13 चो मसा 5 जिते जिथे इन्हों 59% वोट बैंक सी, हुण 20 ते आ गया इन्हों दे वोट बैंक। वहीं सुखबीर बादल के आरोपों का जवाब सुच्चा सिंह छोटेपुर ने दिया। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक ने दावा किया कि केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, जबकि पंजाब सरकार ने क्या किया है वो सबके सामने है। जो कुछ दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕੀ ਹੈ। वहीं सुच्चा सिंह छोटेपुर का दावा है कि विकास के मामले में केजरीवाल सरकार पंजाब की बादल सरकार से कोसों आगे है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर और अमृतसर से राजन गुसाई के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। जैसे जैसे पंजाब में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, यहाँ की सियासत में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। सूबे में एक बार फिर से अकाली दल और कांग्रेस आमने सामने हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की झड़पों पर चुटकी लेते हुए इसे स्लैपिंग आईपीएल करार दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह धरना प्रदर्शन में शिरकत कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की आपसी झड़पों ने पार्टी को विरोधियों के निशाने पर ला दिया है। पंजाब के डिप्टी सीएम तो यहां तक कह गए कि कांग्रेस का स्लैपिंग आईपीएल चल रहा है। इस बहाने डिप्टी सीएम ने कैप्टन को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस दा स्लैपिंग आईपीएल चल रहा है, मैच चल रहा है। इन्हां तो जिहड़ा सब तो वध थप्पड़ मारूगा वो सेमीफाइनल जाऊगा, फिर क्वार्टर फाइनल जाऊगा। ये उन्हां नूं फिर वो कैप्टन नाल दारू पीऊगा जिहड़ा सब तो वध। उधर सुखबीर बादल के जुबानी हमले का जवाब पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका ने दिया। वेरका ने कहा कि सब जानते हैं कि कौन क्या करता है। इत्थों तक उन्होंने ये गल कही है कि वो जड़ा भी कोई ओदे विच अगे वधेगा उन्होंने जड़ी है कि दारू विद कैप्टन होएगी। लेकिन मैं ये गल कहना कि लोग समैक विद केड़ा मंत्री कहंदा है, ये सारे ताड़े चेहरे नूं जानदे आ। ये भुलेखे च ना रहो। ये कांग्रेस नूं बदनाम करने की कोशिश तो पहले औरों पे अगर तबसरा कीजिए तो सामने आईना रख लिया कीजिए। शब्दों की मर्यादाओं को लांघती अकाली और कांग्रेस की जुबानी जंग पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनाव का समय आने पर सूबे की जनता दोनों का हिसाब करेगी। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ। और दोनों पार्टियां तो लोगों का मोह भंग हो चुका। कांग्रेस और अकाली दल की जुबानी जंग पर आम आदमी पार्टी ने मौके पर चौका मारने की कोशिश की है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब की सियासी फिजाओं में नशे का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने फिर से नशे के मुद्दे पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि नशे को मुद्दा बनाकर पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि रिलीज होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आया है। सुखबीर सिंह बादल के मुताबिक उन्होंने फिल्म नहीं देखी है। ना मैं तो पिक्चर देखी नहीं, तो इस करके मेरी एक ही फंड है, किसी नूं हक नहीं है पंजाब नूं बदनाम कर दे। पंजाब नूं सारे लोग लगे है, भावें बंबई बैठे है,
कित्थे बैठे सारी पंजाब दी जवानी नूं कहंदे नशेड़ी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अकाली सरकार को फिर से बीते दिनों की याद दिलाने की कोशिश की। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि बरगाड़ी के दोषी आज तक नहीं पकड़े गए और सब जानते हैं कि पंजाब को कौन बदनाम कर रहा है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ 2 ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਲਪਰੇਟ ਕਿਰ ਫੜਨੇ ਸੀ, ਪਾਕਿस्तान वाले आने के टेस्ट करने से। वहीं आम आदमी पार्टी ने बरगाड़ी मामले का हवाला देकर अकाली सरकार पर पलटवार किया है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, अमृतसर से राजन गोसाई के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया। सरबत खालसा की ओर से नियुक्त किए गए जत्थेदारों के अस्तित्व पर सूबे के उप मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इन जत्थेदारों को पहचानने तक से इनकार कर दिया। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की तरफ से सरबत खालसा के आयोजकों द्वारा नियुक्त किए गए कार्यकारी जत्थेदार ध्यान सिंह मंड को पहचानने से ही इनकार किया है। सरबत खालसा के आयोजकों की तरफ से नियुक्त किए गए जत्थेदार ध्यान सिंह मंड बरगाड़ी फायरिंग मामले की जांच पर सरकार से जवाब चाहते हैं। जांच कहां तक पहुंची, इस बाबत डिप्टी सीएम को जुलाई तक पूरा ब्यौरा देने को कह रहे हैं। लेकिन सुखबीर बादल हैं कि मंड को पहचानने से ही इनकार कर गए। पत्रकारों ने जब डिप्टी सीएम से ध्यान सिंह मंड से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने उल्टा मीडिया कर्मियों से सवाल पूछ लिया। बरगाड़ी कांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ। इससे पहले एसजीपीसी भी मंड को जत्थेदार मानने से इनकार कर चुकी है। आपको बता दें कि कुछ पंथक संगठनों ने सरबत खालसा के आयोजन की कोशिश की थी, जिसके तहत ध्यान सिंह मंड को श्री अकाल तख्त का कार्यकारी जत्थेदार नियुक्त किया गया था, जिसे एसजीपीसी और अकाल तख्त ने मानने से इनकार कर दिया था। ध्यान सिंह मंड ने सुखबीर बादल को बरगाड़ी मामले में हुई जांच का ब्यौरा 21 जुलाई तक देने को कहा है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया। शिमला पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि चीन और भारतीय सेना के जवानों का एक दूसरे की सीमा में दाखिल होना मैकमोहन लाइन की खामियों का नतीजा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से मजबूती के साथ बातचीत होनी चाहिए। पठानकोट एयरबेस पर हमले के बावजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री पाक से बातचीत के हक में हैं। केंद्रीय मंत्री की माने तो पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता, इसलिए बातचीत जरूरी है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के दौरान भारत को मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए और बातचीत से ही मामले का हल निकलेगा। बातचीत तो हमको करनी पड़ेगी। हम अपने नेबर्स नहीं बदल सकते, वो तो हमारे नेबर्स आइंदा के लिए हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन हम जब बातचीत उनसे करें तो कमजोरी की स्थिति से ना करें, स्ट्रांग पोजीशन से करें। ये आज के दिन हमारी सरकार का निर्णय है। उधर पठानकोट एयरबेस हमले के मसले पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वाइस आर्मी चीफ के नेतृत्व में गठित कमेटी रिपोर्ट सौंप चुकी है और जल्द ही पुख्ता कदम उठाए जाएंगे। वो जो जितने भी हमारे बेसिस हैं, हमने एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे एक कमेटी नियुक्त करी थी कि भाई हमारे को कहाँ कहाँ खामियां नजर आई हैं हमारे इंस्टॉलेशंस के अंदर, चाहे वो एयरफोर्स के बेसिस हों, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे नेवी के हों। तो उस कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट हमारे को दी है, विचाराधीन है, और हम अपनी सिक्योरिटी सब बेसिस के ऊपर पूरे तौर के ऊपर सुचारू रूप से करवाएंगे। इस तरह का हमारा निर्णय है। चीन सैनिकों के बार बार भारतीय सेना में घुसपैठ की वजह राव इंद्रजीत सिंह ने मैकमोहन रेखा को करार दिया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ बॉर्डर सेटलमेंट नहीं होने तक ऐसे वाक़ये सामने आते रहेंगे। तो मैकमोहन लाइन इतनी मोटी होने के नाते कई बार चाइनीज हमारे एरिया में आ जाते हैं, कई बार हमारे ट्रूप्स चाइनीज एरिया के अंदर चले जाते हैं, ये सोचते हुए कि ये हमारी सरहद यहाँ तक है। तो वो उसके अंदर बातचीत करके सुलझा दिया जाता है। जब तक चाइना से बॉर्डर सेटल नहीं होगा इस तरह की बातें होती रहेंगी, लेकिन ऐसी गंभीर कोई रूप की हरकत चाइना की तरफ से नहीं हुई है जिसको हम नहीं सुलझा पाते। केंद्रीय राज्य मंत्री के मुताबिक एयरबेस की सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त कदम
उठाए जा रहे हैं। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। चंडीगढ़ में आज चंडीगढ़ बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार की 2 साल की उपलब्धियों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चंडीगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी के 2 साल की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई। सेक्टर 33 में चंडीगढ़ बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए गए फैसलों के बारे में भी बताया गया। बीजेपी की बैठक कार्यालय के नए हॉल में हुई, जिसका उद्घाटन चंडीगढ़ बीजेपी प्रभारी प्रभात झा और प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन ने किया। इस बार चंडीगढ़ जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ स्वयं 2 राज्यों की राजधानी और एक केंद्र शासित राज्य, इस नाते यहाँ पर इसका महत्व बढ़ गया है और महत्व बढ़ने के कारण हजारों की संख्या में लोगों के आने की संभावना बढ़ गई है। कार्यकारिणी की बैठक में जिला अध्यक्षों, पंचायत समिति चेयरमैन, मार्केट कमेटी चेयरमैन ने 1 साल में किए कार्य का ब्यौरा दिया। साथ ही चंडीगढ़ नगर निगम के आगामी चुनावों के बारे में भी मंथन किया गया। बैठक में चंडीगढ़ नगर निगम के आगामी चुनाव के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। नितिका महेश, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा में जाट समुदाय की ओर से धरना खत्म करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि सरकार जाट आरक्षण को लागू करवाने के लिए गंभीरता के साथ काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में धरना खत्म किए जाने पर जाट संगठनों को बधाई दी है। हरियाणा में जाट संगठनों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। जाटों ने 5 जून से आरक्षण की मांग को लेकर फिर से आंदोलन शुरू किया था। धरना खत्म करने के जाट संगठनों के फैसले का मुख्यमंत्री खट्टर ने स्वागत किया है। साथ ही उन्हें बधाई भी दी है। आरक्षण के विषय पर लेटेस्ट क्या था उसकी जानकारी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर संतोष व्यक्त किया है कि ठीक है, सारा विषय सही तरीके से हो रहा है। जो भी मांगे उन लोगों की हैं वो भी जितनी कानून में दायरे में रह करके मानी जा सकती है वो मानने के लिए उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जानकारी दी है। उन्होंने भी इस पर संतोष जाहिर किया है। निश्चित रूप से इन सब संगठनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे साथ बातचीत करके और इन धरनों को उठाया है और इसमें आगे कोर्ट की लड़ाई को मिलकर के लड़ें ताकि जो आरक्षण का एक जो प्रावधान है उसको हम क्लियर करा सकें। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि कोर्ट की तरफ से लगे स्टे को हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने जाट संगठनों का पूरा साथ निभाने का वादा किया है। कोर्ट के द्वारा जो हमने एक्ट पास किया था उसके ऊपर जो स्टे लगाया गया उस स्टे को हटवाने के लिए सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयत्न कर रही है और इसमें जितने भी जाट आंदोलन के संगठन हैं वो भी सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि जाट आरक्षण पर लगे स्टे को हटाने में सरकार पूरा सहयोग करेगी। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। हरियाणा में जाटों समेत 6 जातियों के आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। जाट आरक्षण मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी है और हाईकोर्ट ने आज निर्देश जारी कर दिए हैं कि इस मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच जो है वो ही करेगा और इस मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, हमारे साथ मुकेश वर्मा याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मुकेश जी, तारीख पे तारीख का जो है आज हवाला दिया गया। हरियाणा सरकार आज बहुत ही डिफेंसिव मोड में नजर आई है, लेकिन आज कोर्ट ने क्या कुछ कहा? कोर्ट की बेसिकली ऑब्जर्वेशन थी कि कल भी जैसे आपको पता था कि बस शाम को जैसे न्यूज आ गई कि बस धरने उठ चुके हैं। कोर्ट को भी ये लगा कि अब क्योंकि धरने उठ चुके हैं अब इस तरह की कोई खतरे वाली सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। और रहा बात जो अगस्त सितंबर का इन्होंने टाइम दे रखा है, तो दूसरा कोर्ट को ये भी था कि क्योंकि इस मैटर को वैकेशन एप्लीकेशन को डिसाइड करने में अब क्योंकि इश्यूज जो इन्वॉल्व है उसके लिए एक लेंदी आर्गूमेंट चाहिए, उसके लिए इतना वॉल्यूमलेस वर्क है, इतने बहुत ही ज़्यादा कम से कम कई दिनों की इसमें आर्गूमेंट चाहिए। अब वो आर्गूमेंट आपके घंटे भर या 10-15 मिनट के आर्गूमेंट से नहीं बात बनेगी। तो उसमें और दूसरा वैकेशन बेंच के आगे ऑलरेडी अर्जेंट नेचर के मैटर्स आते हैं। कोर्ट को भी लगा कि अब इसमें कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आती है तो इट शुड बी हार्ड बाय द रेगुलर बेंच ओनली।
तो कहीं पे भी 1% भी कहीं पे भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें कहीं भी अर्जेंसी हो, कहीं पब्लिक इंटरेस्ट हो। सिर्फ एक थ्रेट परसेप्शन थी। थ्रेट परसेप्शन हटने के बाद सरकार भी जो है थोड़ा अब डिफेंसिव मोड के अंदर ही जा रही है। जी, तो बिल्कुल हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से आज काफी ज्यादा दलीलें दी गई हैं कि बार बार हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वेकेशन बेंच के पास काफी ज्यादा गंभीर मुद्दे जो हैं वो आते हैं और ये जो मैटर है इसके लिए काफी ज्यादा बहस की जरूरत है, काफी ज्यादा जो है दलीलों की जरूरत है और इसका टाइम जो है वेकेशन बेंच के पास नहीं है। तो इस मामले की सुनवाई जो है रेगुलर बेंच जो है वो करे, यानी कि छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई अब जो है स्थगित कर दी गई है और इस मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी। और हरियाणा सरकार ने आज जो है काफी डिफेंसिव मोड में अपना पक्ष जरूर रखा है, लेकिन कोई राहत नहीं मिल सकी है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ में है शर्मा जी मीडिया चंडीगढ़। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि आर.के. आनंद का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर सियासी हमला बोला। राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा है कि आर.के. आनंद खुद हार स्वीकार कर चुके हैं। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को संपन्न हुए कई दिन बाद भी विपक्ष हार को पचा नहीं पा रहा। बयानबाजी बदस्तूर जारी है। इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने आर.के. आनंद को निशाने पर लिया है। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने खुद हार स्वीकार कर ली थी और सब जानते हैं कि कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। उनका मामला तो खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे वाला है और वो वहाँ से आराम से हार स्वीकार करके आए हैं। कोई शिकायत उन्होंने नहीं की। ये तो उनका बाद का एपिसोड है, ये इनके आफ्टर थॉट जिसको कहते हैं ना, अब मैं इस पे क्या करूं। सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर उनको वोट नहीं दिए हैं। धनखड़ ने साफ किया कि कांग्रेस के जो वोट रद्द हुए हैं वो उनकी वजह से ही रद्द हुए हैं और कांग्रेस आला कमान अपने विधायकों को साथ लेकर नहीं चल पाई। श्वेत पत्र के मसले पर भी उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है। तो उनके अपने उससे हुए हैं। और जो शपथ पत्र वाला विषय है तो मैं कहूँगा कि शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। अब कांग्रेस में संकट हो गया है, विश्वसनीयता का संकट हो गया है और कांग्रेस हाईकमान जो है अपने दल को साथ लेकर चलने में वहाँ सक्षम नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान अपने विधायकों को साथ लेकर चलने में नाकाम रहा। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। संत कबीरदास की जयंती के मौके पर हिसार में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए तो राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश भेजा। हिसार में संत कबीरदास जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संत कबीरदास की जयंती के मौके पर हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हिसार में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संत कबीर के विचारों से प्रेरणा लेने की बात कही। प्रेरणा को जगाने के लिए कई बार ऐसे इतिहास से जुड़े हुए विषय, महापुरुषों से जुड़े हुए विषय, इनका सहारा लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री खट्टर ने लोगों से जात पात से ऊपर उठकर काम करने की अपील करते हुए कहा कि हर शख्स को समाज की भलाई के लिए अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम अपने समाज की एकता बनाकर रखें। हमारे समाज में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर के नेताओं की समस्या है। इस समाज की समितियां कभी कोई किसी से झगड़ पड़ता है, किसी से झगड़ पड़ता है। समारोह के मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कबीर छात्रावास के लिए अपनी ओर से 21 लाख रुपए, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी और सीपीएस डॉक्टर कमल गुप्ता की ओर से भी 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर देश से लेकर विदेश तक तैयारियां और रिहर्सल जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश से विदेश तक तैयारियां जारी हैं। वहीं पीएम मोदी ने योग दिवस से एक दिन पहले सूर्य नमस्कार वाला डाक टिकट जारी किया। कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 30,000 लोग योग करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मंच खास तौर पे प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया गया है, जो यहाँ पहुँचेंगे और उनके सामने
चंडीगढ़ के इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 30,000 लोग योगाभ्यास करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे से ठीक पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट जारी किया। ये डाक टिकट सूर्य नमस्कार पर जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर रोशनी के जरिए योग मुद्रा की एक तस्वीर को दिखाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले संयुक्त राष्ट्र संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। भारत के प्रस्ताव का 46 मुस्लिम बहुल देशों ने समर्थन किया, जिसमें ईरान, कतर और यूएई भी शामिल थे। भारत में योग की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले संयुक्त राष्ट्र संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिल्ली से रूफी जैदी, जी मीडिया। चंडीगढ़ में कल दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए जी मीडिया संवाददाता नितिका महेश्वरी की एक खास रिपोर्ट। सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे के लिए प्रशासन काफी दिनों से तैयारियां कर रहा था और आखिरकार कल कैपिटल कॉम्प्लेक्स में योगा डे मनाया जाएगा। यहाँ पे योगा की प्रैक्टिस की जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेज लग चुका है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स अपने आप में ही एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि एक तरफ अगर बात करें विधानसभा है, सेक्रेटेरिएट है, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट है और इसके साथ ही हाई कोर्ट भी है, जिसके कारण आप देखेंगे कि बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और यहाँ पे पूरा योगा के जो इंतजाम हो चुके हैं, मैट आप देखेंगे कि ज्यादातर मैट बिछ चुके हैं। ये जितना भी कैपिटल कॉम्प्लेक्स एरिया है, इसको 8 ब्लॉक्स में बांट दिया गया है, क्योंकि 30,000 लोग यहाँ पे योगा करने वाले हैं। हरियाणा में भी कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर योगा डे मनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने योग पर बोलते हुए कहा है कि दुनिया भारत की प्राचीन विरासत को मानने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंगलवार को खुद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में होंगे। इस मौके पर करीब 30,000 लोग उनके संग योग करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और योग भारत की प्राचीन विरासत है, जिसे दुनिया ने स्वीकार किया है। चंडीगढ़ में होने वाला जो कार्यक्रम है उसमें 30,000 से ज्यादा लोग योग करेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी वहाँ रहने वाले हैं। एक अच्छा कार्यक्रम होगा, एक अच्छा मैसेज आएगा। हमारी इस प्राचीन धरोहर को दुनिया ने स्वीकार किया है, इसके लिए हमको बहुत आनंद है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के संबंध में बताया कि सूबे के हर जिले में योग उत्सव मनाया जा रहा है। जिला स्तर पर लोगों को योग करने की खातिर प्रेरित किया जा रहा है, ताकि लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। सारे देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योगा दिवस की बड़ी अच्छे ढंग से समाचार जो मिल रहे हैं, सब लोग मना रहे हैं। हम हरियाणा में भी हर जिला केंद्र पर ये योग दिवस का एक प्रकार से योग उत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि हरियाणा हर जिले में योग उत्सव मना रहा है। दिल्ली से पंकज कपाई के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। कल अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के मौके पर हरियाणा में जिलावार योगा किया जाएगा। इसको लेकर पंचकुला में भी तैयारियां जोरों पर हैं। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए जहां पर पूरे देश भर में जो तैयारियां हैं जोरों पे चल रही है, वहीं पर अगर हम बात करें पंचकुला में भी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां पर जो मंच है उसकी पुताई करना शुरू कर दिया गया है। वहीं पर जो मैट्स है उसको बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंचकुला में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया था 12 से 14 जून के बीच, जिसमें खुद बाबा रामदेव ने हरियाणा के तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्री के साथ यहां पर योग किया था। आपको बता दें कि पंचकुला में जो इस बार का जो योग शिविर है वो परेड ग्राउंड में किया जा रहा है, सेक्टर 5 में, जिसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो ज्ञानचंद गुप्ता, जो यहाँ के लोकल MLA और राज्य मंत्री हैं। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला। इराक में फंसे 39 भारतीयों के परिवारों को चंडीगढ़ में पीएम मोदी के पहुंचने से काफी उम्मीदें जगी हैं। इन परिवारों ने आज पीएम मोदी से मिलने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें पीएम मोदी से मिलने का वक्त नहीं मिल सका।
ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। तो कल ਦੇ ਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ 39 ਭਾਰਤੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਣ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰੁਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ समा मिले। कैमरामैन दीपक के नाल रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। बात हिसार की, जहां पर कागजों में एक इंसान को मृत घोषित कर दिया गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट तक बना दिया गया, उसकी बीमे की राशि तक निकाल ली गई। आज उसके हाथ में उसका ही डेथ सर्टिफिकेट है और वो दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। हिसार से एक हैरान कर देने वाली खबर है। यहाँ कागजों में एक इंसान को मृत घोषित कर दिया है। अब वो इंसान खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस शख्स का नाम है सतीश कुमार, जिसे कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, यह है इसका डेथ सर्टिफिकेट। आज सतीश कुमार अपना डेथ सर्टिफिकेट लिए दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं और खुद को जिंदा घोषित करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में डेथ सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र। किसका है? साफ तौर पर नाम लिखा हुआ है सतीश कुमार। मृत्यु की तारीख लिखी हुई है 15/12/2015, यानी पिछले साल दिसंबर महीने की 15 तारीख लिखी हुई है। मृत्यु के समय जो पता था वो किसान कॉलोनी आज़ाद नगर हिसार लिखा हुआ है, और जो स्थायी पता है वो भी सेम है, किसान कॉलोनी आज़ाद नगर हिसार हरियाणा। और ये जारी कर दिया गया था सर्टिफिकेट 20/4/2016, यानी इस साल अप्रैल महीने की 20 तारीख को कागजों में सतीश कुमार मर चुके। कागजों में सतीश कुमार मर चुके हैं और इनके नाम की बीमा राशि भी निकाली जा चुकी है। जाहिर है कि एक बड़ी साजिश के तहत हुआ है, लेकिन ये साजिश रचने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उस महिला पर लगा है जिसके साथ सतीश ने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी। जी हाँ, सतीश की पत्नी राजबाला। मृत्यु प्रमाण पत्र को देखकर मैं चकित हो गया कि ऐसा साजिश क्यों की गई। फिर हम LIC के अंदर आए, वहां आने के बावजूद हमने मैनेजर साहब से बात की थी। मैनेजर साहब एकदम बोले तुम सतीश हो? मैं बोला हाँ। उन्होंने सतीश कहते ही एजेंट को कहा कि वह राजबाला कौन है, उसको राजबाला को उठा कर लाओ। इसकी मिसेज ने मतलब इसके जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवा के इनकी पॉलिसी का क्लेम वगैरह ले लिया है, और उसके जो प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह हैं, जो सारी ID वगैरह हैं, वो लेकर चंपत हो गई है। एक जिंदा इंसान अपना डेथ सर्टिफिकेट लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। अब मीडिया में ये खबर आने के बाद उसे एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है।
हिसार से महेंद्र सिंह के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कई दिनों से लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। हंगामा उस वक्त हुआ जब निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने यह फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, जिसका भाजपा ने जमकर विरोध किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे का दौर सोमवार को भी जारी रहा। सदन में बहस के दौरान आजाद विधायक राशिद इंजीनियर खड़े हो गए और कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इस पर बीजेपी विधायकों ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने राशिद इंजीनियर से अपना बयान वापस लेने को कहा। वहीं राशिद इंजीनियर का कहना है कि मामले का हल सिर्फ रायशुमारी से निकलेगा। वादे आपने यूनाइटेड नेशन में किए हैं, आप वो पूरे कीजिए। हो सकता है वो कश्मीर भी आपके साथ आए, और अगर आपके साथ न रहना चाहिए, आपको खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। इफ यू आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, देन यू शुड आस्क पीपल टू डिसाइड। उधर बीजेपी ने राशिद इंजीनियर को निशाने पर लिया है। बीजेपी विधायक रविंद्र रैना के मुताबिक कुछ लोग खाते भारत का हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। उन्होंने कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलएज ने उसका विरोध किया और विधानसभा में जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने भी उसका कड़ा एतराज जाहिर किया। जिनके नेक्सस देश के दुश्मन मुल्कों के साथ हैं, वो इस किस्म की बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा भारत का अभिन्न भाग है और हमेशा रहेगा। इंजीनियर रशीद के इस बयान पर सदन के डिप्टी स्पीकर ने भी एतराज जताया। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी सांसद महेश गिरी का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी सांसद महेश गिरी ने धरना देकर खुली बहस की चुनौती दे दी है। आज महेश गिरी के धरना प्रदर्शन में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और मनोज तिवारी भी पहुंचे। महेश गिरी ने कहा कि जब तक केजरीवाल खुली बहस नहीं करते, जल अन्न त्याग कर बैठे रहेंगे। स्वामी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। एमएम खान की बेटी ने कहा पिता की हत्या पर राजनीति न हो। उन्होंने जो प्रार्थना की है मैं अपने सर आंखों पर लेता हूँ, पर जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो हत्या के जैसे ही है, क्योंकि किसी व्यक्ति के चरित्र और इज्जत पर आप हमला करते हो तो वो हत्या ही हो जाती है। बस मैं इसीलिए अनशन पर बैठा हूँ, क्योंकि जो भी हत्या वहाँ हुई है उसको भी न्याय मिलेगा इस बात से कम जो आरोपी है वो पकड़े गए। निर्दोष लोग किसी पे भी मनगढ़ंत आरोप लगाना ये ठीक नहीं होता। केजरीवाल ने फिर मोदी सरकार पर महेश गिरी को बचाने का आरोप लगाया है। वाला है ना जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, ठक्कर कौन है, कक्कड़ ठक्कर जो भी है, उन्होंने एलजी साहब को लिखा है कि ये एमएम खान उनको तंग कर रहे हैं, एमएम खान ये कर रहे हैं, एमएम खान वो कर रहे हैं, एमएम खान को हटाया जाए। उनकी चिट्ठी महेश गिरी साहब ने एलजी साहब को दी। 15 जून को केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को एक चिट्ठी लिखी थी। केजरीवाल ने जंग पर एमएम खान मर्डर केस में महेश गिरी और एनडीएमसी उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर को बचाने का आरोप लगाया था। 16 मई की रात दिल्ली के जामिया नगर में एमएम खान की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। 57 साल के एमएम खान एनडीएमसी के कानूनी सलाहकार थे। दिल्ली पुलिस महेश गिरी और करण सिंह तंवर को क्लीन चिट दे चुकी है। हिमाचल में विकास के मुद्दे पर सियासत जोरों पर है। इसे लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है। शिमला में विकास की धीमी रफ्तार पर उप महापौर ने कसा प्रदेश सरकार पर निशाना। विकास में अवरोध के लिए बहु एजेंसीज को बताया वजह। विपक्ष ने कॉरपोरेशन और सरकार की मिलीभगत बताया। शिमला को स्मार्ट सिटी बनता देखना हर शिमलावासी का सपना है, लेकिन समय के साथ साथ शिमला बदला तो है, लेकिन विकास के मायनों में आज भी कई सुविधाओं से महरूम है। पानी, पार्किंग जैसी तमाम समस्याओं से जूझ रहे शिमला का विकास आज बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सैलानियों के बोझ ने शिमला के टूरिज्म को तो बढ़ावा दिया, लेकिन शिमला की तरक्की अभी भी कई मायनों में दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के मुकाबले कम है। उप महापौर टेकेंद्र पंवार शिमला की इस मौजूदा स्थिति के लिए यहां राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, तो वहीं मल्टी एजेंसीज को भी बड़ी वजह मानते हैं। प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन, क्योंकि उसमें जो यूरोपियन यूनियन जैसा आपने कहा वो कैपेसिटी बिल्डिंग का ज़्यादा प्रोजेक्ट था, वो ज़्यादा लगा भी चुके हैं, वर्कशॉप सारी सब कुछ। उसमें 2 मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने हैं। वहाँ लैंड का डिस्प्यूट था, वो भी एक जगह क्लियर हो गया, एक जगह भी पेंडिंग है जो मसूटी। हिमाचल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में विकास पर सियासत और जोरों से होने लगी है। शिमला से विशाल द्विवेदी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
हिमाचल में अगले 2 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जताई आशंका, भूस्खलन की भी दी चेतावनी। अगर आप गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये हिमाचल का प्लान थोड़ा डिले कर लें, क्योंकि हिमाचल में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, सिरमौर जिला में 2 दिनों तक बारिश कहर बरपा सकती है। इतना ही नहीं, इस दौरान भूस्खलन होने की संभावना भी जारी की गई है। अभी आने वाले जो 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। मिड हिल्स और लो हिल्स में हैवी रेन होने की भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद भी जो 24 घंटे बाद भी जो वो बारिश है वो कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी है। ठीक मंडी, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और जो शिमला का जो इलाका है इसमें हैवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मोहित प्रेम शर्मा के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल में जहां भारी बारिश की चेतावनी है तो वहीं दिल्ली और एनसीआर इलाके में आज झमाझम बारिश हुई। इस बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि मॉनसून जो है वो अभी तक नहीं आया है, ये प्री मॉनसून शावर्स हैं और मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी सोमवार को और मंगलवार को उत्तर भारत में इस तरह का जो बदलाव है मौसम में वो देखा जाता रहेगा और बारिश होती रहेगी। दोपहर में हुई झमाझम बरसात ने लोगों को उमस और गर्मी से छुटकारा दिलाया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी पारा गिर गया। नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में भी बारिश ने राहत पहुंचाई। मौसम सुहाना जरूर हुआ, लेकिन थोड़ी देर की बारिश में सड़कों और दूसरी जगहों पर पानी जमा होना शुरू हो गया। अच्छा लग रहा है, पर ये जाम की वजह से और पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, आज काफी जाम है। हाँ जी, बहुत काफी जाम है। Till yesterday it was very बारिश से मौसम सुहावना जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ी देर की ही बारिश में सड़कों और दूसरी जगहों पर पानी जमा होना शुरू हो गया। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन इस बारिश का असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के मुनीरका इलाके में और यहाँ पर मुश्किल से 10 मिनट की बारिश हुई है और 10 मिनट के बारिश में ही किस तरह से सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। लगभग 1 से 2 फीट पानी सड़कों पर जमा हो गया है। गाड़ियां धीरे धीरे चल रही है। आप देख सकते हैं ये जो कार है पूरी तरह से पानी में डूबते हुए चल रही है। वहां पर गाड़ियां खराब हुई है। स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि जो बारिश से पहले जो सीवर की सफाई होनी चाहिए थी वो लगता है नहीं हुई है। जाते जाते नजर डालिए आज के मौसम के हाल पर। मौसम का मिजाज बदलने लगा है। हालांकि अब हुमस लोगों को परेशान कर रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मौसम की आज की मिजाज की बात करें तो हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 39 डिग्री दर्ज किया गया, जो बीते दिनों के मुकाबले लगभग 5 डिग्री तक कम है। वहीं दिल्ली में 38 डिग्री जबकि गुड़गांव में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ में पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। पंजाब की बात करें तो यहाँ बठिंडा और अमृतसर में 38 डिग्री सेल्सियस पारा नोट किया गया। वहीं लुधियाना और पटियाला में 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात पहाड़ी क्षेत्रों की करते हैं। हिमाचल के शिमला में पारा 24 डिग्री तक पहुँच गया है, जबकि मनाली में भी अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जम्मू कश्मीर का रुख करें तो जम्मू में तापमान 38 डिग्री से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो वहीं श्रीनगर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में कमोबेश ऐसा ही आलम है। हालांकि मौसम का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, जहां पर पारा एक बार फिर 40 पे पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया।